So hello guys, today we are going to study one short video of the rise of nations in Europe. So let's begin. सो स्टार्ट करते हैं। ये जो चैप्टर है वो बेसिकली थोड़ा लेंदी है, लेकिन हम लोग इसको डीप में नहीं पढ़ेंगे, हम लोग बस इसको इंपॉर्टेंस पॉइंट देखते चलेंगे। बुक लेके बैठेंगे ताकि आपको पता चले कहाँ से टॉपिक बोला जा रहा है। सो स्टार्ट करते हैं। जो 1848 फेडरिक सोरियो, ये नाम याद रखिएगा, ये आर्टिस्ट था जो कि 4 प्रिंट्स बनाया था, जो कि ये है एक। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द आइडिया ऑफ द नेशन, नेशनलिज्म केम। वो नेशनलिज्म कहाँ से स्टार्ट होता है? फ्रेंच से, इन 1789 में। अब चेंजेस क्या देखने को मिला इन यूरोप में? पहला, पावर ट्रांसफर फ्रॉम मोनार्च टू कॉमन सिटीजन। सेकेंड, 3 कलर ऑफ फ्लैग वाज चूजन फ्रॉम फॉर फ्रांस। थर्ड, फ्रेंच लैंग्वेज वाज डिक्लेयर एज अ नेशनल लैंग्वेज। फोर्थ, न्यू नेशनल एंथम कंपोज एंड ऑथर्स टेकन। ठीक है, was elected and renamed the National Assembly. इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ थे वो एबॉलिश कर दिए थे। ठीक है, अब हम लोग सिविल कोड ऑफ इसको हम पढ़ेंगे, इसको हम लोग नेपोलियन कोड भी कहते हैं। ठीक है, चेंजेस देख लेते हैं। एस्टेब्लिश इक्वालिटी बिफोर लॉ, सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, एबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम, इम्प्रूव द ट्रांसपोर्ट कम्युनिटी सिस्टम, स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजर ऑफ द कॉमन करेंसी। ठीक है, जो भी ट्रेडर्स को पेड करने पड़ते थे वो हटा दिए। ठीक है, ड्रॉबैक्स देख लेते हैं। ठीक है, वो ज़्यादा फ्रीडम नहीं दिया था, टैक्स बढ़ा दिया था, सेंसरशिप्स, और मेन बात यह था कि वो आर्मी में भर्ती ज़बरदस्ती करवा रहा था। ठीक है, अब मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, 2 टाइप्स के यहाँ पे पीपल्स रहते थे, एरिस्टोक्रेसी एंड पीजेंट। ठीक है, एरिस्टोक्रेसीज एंड पीजेंट्स। एरिस्टोक्रेसीज जो रिच थे, पावरफुल थे और स्पोक इंग्लिश फ्रेंच बोलते थे। फ्रेंच इसीलिए बोलते थे ताकि उन लोग का थिंकिंग था कि वो जो रिच मैंस वो फ्रेंच बोलते हैं। ठीक है, ये लोग माइनॉरिटी में थे। पीजेंट्स क्या थे? तो ये बेचारे पुअर थे, ये लोग के पास ज़्यादा पावर नहीं था, ये मेजॉरिटी में थे। ये लोग लैंडलेस पीपल्स थे। ठीक है, ड्यू टू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एगो नए क्लास के एगो पीपल्स आते हैं, ये लोग मिडिल क्लास थे। ये लोग ज़्यादा ना पुअर ना रिच थे, दे आर एडुकेटेड। ठीक है, जैसे कि बिजनेस मैन, इंडस्ट्रीज प्रोफेशनल। ठीक है, अब आइडिया ऑफ मिडिल क्लास, दो टाइप्स का आइडिया थे, नेशन यूनिटी एंड लिबरल नेशनलिज्म। ठीक है, नेशन यूनिटी, नेशन स्टेट, सेम कल्चर सेम ट्रेडिशंस वगैरह वगैरह। ठीक है, लिबरल नेशनलिज्म, ये लोग का आइडिया क्या था? लिबरल नेशनलिज्म एंड ऑफ एरोक्रेसी, गवर्नमेंट पीपल एग्रीमेंट, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, इक्वालिटी बिफोर लॉज एंड ऑफ क्लेशियल प्रिविलेजेस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होना चाहिए। ठीक है, बट ये लोग क्या थे? ये लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे वुमेंस को एंड प्रॉपर्टी लेस मैन्स को। ठीक है, ये लोग, यही नेगेटिविटी था इसका। अब बात करते हैं, इन 1834 कस्टम यूनियन फॉर्म होता है, जो कि इनका नाम था जोल्वरिन। ठीक है, स्टार्ट बाय प्रूसिया, और बाकी कंट्री मिल गया था उसमें। ठीक है, अब वर्क क्या करा ये देख लेते हैं। वर्क बाय जोल्वरिन, द यूनियन एबॉलिश ट्रैफिक बैरियर, जितना भी बैरियर्स थे वो हटा दिए गए। रिड्यूस द नेम ऑफ द करेंसी फॉर्म्स ओवर 30 to 2, 30 से 2 करेंसी का वो कर दिया। ठीक है, प्रमोट नेटवर्क ऑफ रेलवेज। ठीक है, एंड अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। न्यू कंजर्वेटिव्स आफ्टर 1850। कंजर्वेटिव कौन थे? जो सोसाइटी जैसा था वैसे रहना देते हैं। 1815 नेपोलियन वर्सेस ब्रिटेन, प्रूसिया, रशिया, ऑस्ट्रेलिया फाइट होता है, जिसमें नेपोलियन हार जाता है। ठीक है, और ये फाइट को हम लोग बैटल ऑफ वाटरलू भी कहते हैं। ट्रीटी ऑफ वेना इन 1815। ठीक है, साइन बाय दीज स्टेट, जो कि जीते थे। ठीक है, तो हॉस्ट कौन कर रहा था? डक मैट्रेनिक। ठीक है, अब क्या था? बर्बन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड इन फ्रेंच, अ सीरीज ऑफ स्टेट वेयर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रेंच टू प्रिवेंट द फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर्स। Prussia was given important new territories on its western part. Australia got the control over northern part. नेपोलियन ने 39 स्टेट का कॉन्फेडरेशन बनाया था, जो कि उसे अनटच्ड रहने दिया। आफ्टर द ट्रीटी ऑफ वेना, मोनार्ची फिर से पूरे यूरोप में आ गया था जैसे पहले था। तो रिवॉल्यूशनरीज वो थे जो रिवॉल्यूशन कर रहे थे आज़ादी के लिए। उनमें से एक व्यक्ति थे गुजिप्पी मजीनी, जिनका जन्म जियोना में 1807 में हुआ था। इटालियन रिवॉल्यूशनरीज, मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द कार्बोनरीज, ये 2 वो सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म किए थे, यंग इटली इन मर्सेलीज एंड यंग यूरोप इन बर्न। और द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 to 1848। ठीक है, इसमें से 2 रिवॉल्यूशन हुआ था, जुलाई रिवॉल्यूशन एंड ग्रीक रिवॉल्यूशन। जुलाई रिवॉल्यूशन
जुलाई रिवॉल्यूशन में दो जगह पे रिवॉल्यूशन होता है, इन फ्रांस एंड बेल्जियम। हम लोग फ्रांस में देखेंगे पहले, ठीक है। अब फ्रेंच में हुआ ये था कि बर्बन किंग को हटा दिया जाता, जितने भी कंजर्वेटिव थे जो कि बर्बन डायनेस्टी बनाए थे वो सब हटा दिया जाता है। एंड इस्टेब्लिश कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च, मतलब मोनार्ची तो रहेगा लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होगा। एंड लुइस फिलिपी को फ्रेंच का हेड बना दिया जाता है। अब चेंजेस इन बेल्जियम, बेल्जियम में यूनाइटेड किंगडम ऑफ नेदरलैंड से आज़ाद कर दिया जाता है बेल्जियम को। अब ग्रीक रिवॉल्यूशन इन 1821, ग्रीक स्टार्टेड स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ऑटोमन रूल। एंड इनका हेल्प कौन करता है? यूरोपियन कंट्री एंड पोइट्स आर्टिस्ट के थ्रू फीलिंग्स जगाते हैं, ठीक है। एंड फाइनली 1832 को एक ट्रीटी फॉर्म होता है जिसका नाम था कॉन्स्टेंटिनोपल, जो कि ग्रीक एज ए इंडिपेंडेंट नेशन कहला जाता है। रोमांटिसिज्म मतलब जो नेशनल फीलिंग्स जगा रहे थे बाय आर्ट्स, कल्चर्स एंड नेशनल सेंटिमेंट्स, ठीक है। अब उनमें से एक जर्मन फिलोसोफर से जिनका नाम था जॉन गॉटफ्रेड, इन्होंने एक लाइन कही थी कि उस देश का कल्चर जब पता तब चलेगा जब हम लोग उस देश के लोग के साथ बैठेंगे, ना कि उस वहाँ के लीडर जैसे कि किंग वगैरह के साथ बैठने से, ठीक है। अब ये ग्रेट पावर आप ध्यान में रखना, ग्रेट पावर क्या है? रशियन, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया एग्जाम में आ जाते हैं। हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट, ठीक है। इन 1848 ड्यू टू लैक ऑफ फूड की कमी से वहाँ का जो प्रजा था वो मर रहे थे। ये देख के लुइस फिलिप्स जो कि राजा थे वहाँ के, वो डर के भाग गए थे। चेंज बाय नेशनल असेंबली, अब वोटिंग राइट टू ऑल द मेल्स अबव 21 वाज ग्रांटेड एंड वुमेन्स, अभी तक वुमेन्स को भी राइट नहीं मिला था वोट देने का। राइट टू वर्क वाज ग्रांटेड, काम मिलेगा और कोई बेरोजगार नहीं बैठेगा, सब कोई काम करेगा वहाँ पे। द रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स कौन थे? वो मिडिल क्लास के लोग। इसमें हम लोग पूरा नहीं पढ़ेंगे, मतलब पूरा इसमें मेन पॉइंट्स में पढ़ेंगे। ऑन 18 मई 1848 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म होते हैं, ठीक है। और विलियम फोर्थ किंग ऑफ प्रूसिया वहाँ पे थे, ठीक है। द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, ठीक है। जर्मनी एंड इटली, पहले हम लोग जर्मनी का देखेंगे, उसके बाद इटली का देखेंगे। लिबरल्स जो मिडिल क्लास थे, ठीक है, वो जाते हैं वो हेल्प मांगते हैं वहाँ के प्रूसिया के लैंडलॉर्ड से, क्योंकि किंग तो मदद नहीं करता इसलिए वो लैंडलॉर्ड से हेल्प मांगते हैं, ठीक है। प्रूसिया और वो जो लैंडलॉर्ड्स थे वो अपने ऊपर जिम्मा पूरा उठा लेते कि हम लोग यूनिफाई करेंगे जर्मनी को। रूलर ऑफ प्रूसिया को हम लोग एज अ जंकर ऑफ प्रूसिया भी कहते हैं। इन दिस टाइम वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे ऑटोमन बिस्मार्क, उसके बाद होता है कि जंकर, ऑटोमन बिस्मार्क और मिलिट्री मिलके वो लोग वॉर करते हैं फ्रेंच, ऑस्ट्रेलिया एंड डेनमार्क के साथ। और उसके बाद होता है ये कि ये लोग जीत जाते हैं जंकर्स वगैरह, ठीक है। उसके बाद और ये लोग फाइट इसलिए कर रहे थे क्योंकि जो जर्मन स्पीकर थे वो पूरा कंट्रोल कर रहे थे जर्मनी पर। और ये जो फाइट है 7 सालों तक चला और रिजल्ट हुआ ये कि विक्ट्री ऑफ जंकर्स वगैरह के विक्ट्री हो गया और उसके बाद यूनिफाइड जर्मनी एंड कैसर विलियम वाज द किंग बन गया। अब यूनिफिकेशन ऑफ इटली देखेंगे। जो इटली था वो 7 स्टेट में बटा हुआ था और सर्देनिया, पेडमोंट, जो पिंक कलर का जो आप एरिया देख रहे हो ना, वो था सर्देनिया, पेडमोंट। यहाँ का जो रूलर था उसका नाम था विक्टर एमोरियल सेकेंड, ठीक है। ये ठान लेता है कि पूरा इटली को यूनिफाई करेगा और ये अपना जिम्मा पूरा अपने चीफ मिनिस्टर काउंट कैवोर को दे देता है। उसके बाद होता है कि इन 1859 काउंट कैवोर और फ्रेंच मिलकर नॉर्थ पार्ट ऑफ इटली को डिफीट कर देता है और उसको कब्जे में कर लेता है। उसके बाद फिर 1860 में काउंट कैवोर और गुजेपी गैरिबल्डी का मिलिट्री का हेल्प लेके वो साउथ पार्ट ऑफ इटली डिफीट कर देता है और उसको भी कब्जे में कर लेता है। अब बस फाइनली सेंट्रल इटली वो बेचारा सिलेंडर कर देता है डर के मारे। फाइनली 1861 में विक्टर एमोरियल वाज डिक्लेयर एज द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, अब हम लोग देखेंगे ब्रिटेन का यूनिफिकेशन, ठीक है। इन 1688 से पहले इंग्लैंड में मोनार्च रहा करता था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे इंग्लिश पार्लियामेंट के पास ऑलमोस्ट पावर चला गया। 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन साइन होता है बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड और साइन होते ही द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन कहला जाता है। 2 टाइप्स के पीपल्स रहते थे, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक मेजॉरिटी में थे, प्रोटेस्टेंट्स माइनॉरिटी में थे। अब इसको भी डिफीट करके अपने कब्जे में कर लेता है। अब हमारा ये चैप्टर है वो लगभग कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बस 1-2 को इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, ठीक है। अब एल्ग्री क्या है? ये एक इमेजिनेशन ऑफ कंट्री है, ठीक है। हम लोग देखते हैं फ्रेंच का क्या है, मैरियन, एंड जर्मनी का है जर्मेनिया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एम्पेरियलिज्म होता क्या है। बहुत सारे कंट्री मिलकर छोटे छोटे
छोटे छोटे कंट्री को अपने कब्ज़े में कर लेना और बड़ा अपना कंट्री बनाना, उसी को हम लोग बोलते हैं इम्पेरियलिज्म। एंड ये हमारा चैप्टर है सो कंप्लीट होता है, और आई होप कि आपको समझ में ज़रूर आया होगा, और मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर आपको नहीं आया तो आप एक बार फिर से देख लो, आपको ज़रूर आ जाएगा। थैंक यू।